नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी मेरे प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण एनसीईआरटी क्लास नंबर 29 की। और आज के दोस्तों चैप्टर में हम दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक है कंसेप्ट आपके रेशे की, यानी रेशम वाला जो रेशा होता है उसका चैप्टर क्लियर करेंगे। और एक है दोस्तों प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक से संबंधित आपको पता है कि एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो प्लास्टिक और रेशे का चैप्टर क्लियर करेंगे। और यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन भी सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 25 प्रश्नों की। यह आपका सेशन, यह क्लास। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर, जो आपके सिलेबस पर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और आप चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। पहला प्रश्न है कि कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम आपको बताना है। नाम लिखिए या नाम बताइए होना चाहिए। तो कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बताना है, जैसे कपास, ऊन, कीट हो गया, कीट, रेशम ऊन, कपास या कीट, लार्वा, ऊन। तो दोस्तों प्राकृतिक रेशों के नाम बताना है जो प्रकृति के रूप से हमें मिलते हैं। तो आपको पता है रेशम हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, कपास हो गया, ये हमें क्या प्रकृति रूप से रेशा मिलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। संभावित प्रश्न है कि एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए। फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से बताइए किसका नाम आपने सुना है। प्राकृतिक बहुलक की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए। तो दोस्तों वह होता है सेल्यूलोज। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज होता है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि उस रेशे का नाम बताइए। उस रेशे का नाम बताइए जो कि रेशम जैसा है परंतु मानव निर्मित है। रेशम जैसा है परंतु वह रेशा कैसा है दोस्तों, वह मानव निर्मित रेशा है। क्या वह कपास है, रेयान है, ऊन है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं कपास जो है ये मानव निर्मित नहीं है, ना ही ऊन है। ठीक है, तो मानव निर्मित आपका रेशा नाम बताइए जो आपका रेशे की तरह ही होता है। तो वह रेशा आपका रेयान है। रेयान क्या है दोस्तों, यह मानव निर्मित रेशा है जो रेशे की तरह ही होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि काष्ठ या लुगदी से कौन से रेशा प्राप्त होता है। आप देखते होंगे काष्ठ या लुगदी होता है। ठीक है, तो इससे आपको यह बताना कि कौन सा रेशा प्राप्त होता है। रेयान होता है, नाइलॉन होता है, पटसन होता है या आपका पॉलिएस्टर होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी मित्रों को यहाँ पे कमेंट करना है क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो काष्ठ और लुग्गी से दोस्तों कौन सा रेशा प्राप्त होता है सभी लोग जानते हैं, वह आपका दोस्तों कौन हो जाएगा। हम बात करते हैं रेयान की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो काष्ठ और लुग्गी से प्राप्त होता है वह रेशा आपका रेयान कहलाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि नाइलॉन कौन से वर्ष से में बनाया गया था दोस्तों। आपके 1923 में, 1929 में, 1937 में या 1957 में। तो नाइलॉन दोस्तों किस वर्ष बनाया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्रों का सहयोग चाहिए, कमेंट चाहिए, फीडबैक चाहिए। क्योंकि आपको बताना भी है कि 25 में से आपका स्कोर क्या है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी है। और इस तैयारी पे अगर जो कोई निखरेगा वही सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक भी हासिल कर सकता है। और कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा हैशटैग आई कैन डू इट, आई डू इट कौन कर रहा है भैया। टॉप रैंक के लिए यहाँ पे कौन स्टडी करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो नाइलॉन कौन से वर्ष बनाया गया था दोस्तों, वह आपका 1937 की बात करेंगे। 1937 में नाइलॉन बनाया गया था। और नाइलॉन के बारे में जानते हैं कि मानव द्वारा यह संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। ये प्रश्न आ सकता है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा का नाम बताइए। तो वह आपका दोस्तों नाइलॉन है। और इसका निर्माण दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर वेलेस एच कैरोथस ने 1937 में किया था। और नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं से आपके बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भी नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कोयला हो गया, कोयला, वायु और जल से कौन सा रेशा निर्मित किया जा सकता है। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि जो आपका कोयला है, वायु है, जल है, इन तीनों से कौन सा रेशा निर्मित किया जाता है। क्या वह आपका रेशम है, नाइलॉन है, रेयान है या ऊन है। आपका कमेंट बॉक्स तय करता है कि इसका जवाब, इसका आंसर सही क्या होने वाला है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कोयला, वायु और जल से रेशा जो निर्मित होता है वही हमारा नाइलॉन कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा नाइलॉन।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस रेशे में पैरासूट और तंबू बनाए जाते हैं। ऐसा रेशे का नाम बताइए जिससे पैरासूट और तंबू बनाया जाता हो। क्या वह आपका ऊन है, रेयान है, पॉलिएस्टर है या नायलॉन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, ऐसा रेशा जिससे पैरासूट और तंबू बनाए जाते हैं, वह रेशा और कोई नहीं आपका दोस्तों, ये आपका नायलॉन है। जी हाँ, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। आई होप दोस्तों सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को अवश्य लाइक कर लिया होगा। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो दोस्तों क्लास तैयार होती है और यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। जैसे हमने पिछले बात किया नायलॉन जो है, और नायलॉन के विशिष्ट गुण क्या होता है कि नायलॉन रेशा प्रबल होता है यानी मजबूत होता है और प्रत्यास्थ और हल्का भी होता है। यह चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए कपड़ों के निर्माण में अधिक उपयोगी जो है नायलॉन की मजबूती के कारण, और इससे पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ते हुए रस्से भी बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि खालिस्तान यह पॉलिएस्टर की एक किस्म है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार के निर्माण में किया जाता है। तो क्या वह आपका पॉलिएस्टर पीईटी है, एसईटी है, डीडी है, टीईटी है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा पॉलिएस्टर है। ठीक है, पॉलिएस्टर का एक किस्म है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म तार निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो वह आपका कौन सा है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो वह आपका दोस्तों क्या है? पीईटी है। क्या पीटी है दोस्तों? हम बात करेंगे। जी हाँ, वह आपका पीटी है। और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी। एक ऐसी परमाणु चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जो शरीर की कार्यात्मक प्रक्रियाओं की त्रिआयामी छवियां चित्र उत्पन्न करती है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको ये सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। तो आप एनसीईआरटी की 6 से लेके 8 तक का यह पूरा निचोड़ है। मेहनत लगती है दोस्तों, 1-2 दिन में पूरा सारी चीज़ें हैं और ये मेहनत केवल आप लोगों के लिए है, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आप लोगों को जो सपना है अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए उसके लिए दोस्तों। बस आप लोग सहयोग करते रहें। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी प्यारे मित्र कि पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से नायलॉन के क्यों बनाए जाते हैं? आपका जवाब होना चाहिए। आप लोग तो ये समझ गए, प्रश्न भी जान गए कि पैरासूट चट्टान में चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं नायलॉन के बनाए जाते हैं। क्योंकि नायलॉन से ही क्यों बनाए जाते हैं, अदर क्यों नहीं बनाए जाते? अपनी दुर्बलता के कारण, अपनी मुलायमता के कारण, अपनी प्रबलता के कारण, या इनमें से कोई नहीं होता। अभी हमने पिछले ही बात किया था ये क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, नायलॉन के बारे में हमने यहाँ पे एक चीज़ बात कही थी। क्या होता है नायलॉन? नायलॉन क्या होता है दोस्तों? यह रेशा प्रबल होता है और प्रत्यास्थ और हल्का होता है। तो रेशा जब प्रबल यानी कि मजबूत होता है, अर्थात पैरासूट क्या है? ये अपनी प्रबलता के कारण। पैरासूट चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से नायलॉन के बनाए जाते हैं क्योंकि नायलॉन जो है इसमें प्रबलता होती है, अपनी प्रबलता के कारण इसके बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है, 101% श्योर एंड प्योर सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिलेबस, क्योंकि तैयारी, क्योंकि प्रिपरेशन आपके एग्जाम के शेड्यूल के अनुसार, सिलेबस के अनुसार होता है। तो बात करेंगे दोस्तों इनमें से प्लास्टिक की विशेषताओं की बात में कि प्लास्टिक में पुनर्चक्रण होता है, सीटें तारे बनाने में वाले में गुण होते हैं, पुनः उपयोग, रंगने पिघलने में आसानी होती है, या उपयोग सभी। तो ये सारी विशेषताएं प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक को पुनः चक्रण करते हैं, अगर कोई बॉटल बनता है फिर उसको पुनः चक्रण के फिर आपको पिघला के फिर वही आकार दिया जा सकता है। सीटें तारे बनाने में इनमें गुण होता है, इसमें सीटें बन जाएंगी, तारें भी बनती हैं। ठीक है, पुनः उपयोग, रंगने पिघलने में तारों के ऊपर जो परत होती है प्लास्टिक की परत होती है, इसलिए तार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनका पुनः उपयोग कर देते हैं, इनका रंगने में, पिघलने में। तो सारी चीज़ें विशेषताएं होती हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी प्यारे मित्र, और आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पॉलीथीन और पीवीसी क्या है। जी हाँ दोस्तों, पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? यह एक समान प्लास्टिक है दोनों। या आपके थर्मोप्लास्टिक हैं, पॉलीविनाइल हैं, या आपका प्रोपाइलीन है। सभी लोग कमेंट करेंगे। पॉलीथीन और जो प्लास्टिक है पीवीसी, ये दोनों क्या है दोस्तों? तो ये दोनों दोस्तों आपके क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी एक दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं। पीवीसी मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करेंगे। तथा पॉलीस्टरीन थर्मोप्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है। और कई ऐसे प्लास्टिक हैं जो एक बार गर्म करने पर तो मुलायम हो जाता है
पर दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, उन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ये ध्यान देंगे, प्रश्न आ सकता है कि ऐसा प्लास्टिक जो एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, लेकिन उसी प्लास्टिक को अगर दोबारा गर्म किया जाए तो मुलायम नहीं होता, तो वह ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाते हैं। कि एक बार ताप मिलने पर, एक बार तपित करने पर वह दृढ़ प्लास्टिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न, लाजवाब है कि वेकेलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है। जी हाँ, वेकेलाइट की बात करते हैं। वेकेलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग का है, पॉलीविनाइल का है, पॉलीस्ट्रीन का है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका कमेंट यहाँ पे तय करेगा कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वेकेलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो वेकेलाइट किस प्लास्टिक का उदाहरण हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। आपकी क्या हो जाएगा, वेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग, जी हाँ, थर्मोसेटिंग का यहाँ पे उदाहरण होता है। तो बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि टेफ्लॉन कहाँ उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जो टेफ्लॉन है शायद आपने नाम सुना होगा। तो ये दोस्तों उपयोग कहाँ होता है? चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में होता है, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों में होता है, चिकने व बनाने वाले भोजन के पात्रों में होता है, या रोजाना भोजन बनाने वाले के पात्रों में होता है। तो किन पात्रों में दोस्तों यह आपका टेफ्लॉन का उपयोग होता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग दोस्तों वहाँ पर होता है, किस पर होता है? ना चिपकने वाले भोजन के पदार्थों में। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ना चिपकें, उस पदार्थ में आपका टेफ्लॉन का होता है। उसमें आपका जो भोज पदार्थ है उसमें चिपकता नहीं है, जिसमें टेफ्लॉन, जिस पात्र में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ना चिपकने वाले भोजन पदार्थों के पात्रों में टेफ्लॉन का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। और थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण आपको बताना है, या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण दीजिए। दो ना करके यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक की। देखिए मैंने बताया ना, ये सारी बुक का पूरा निचोड़ है, तो कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, जैसे बुक में है वैसे ही आपका सेम टू सेम आ जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं? पॉलीथीन, पीवीसी, उपर्युक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपके थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन और पीवीसी। और आप बोलेंगे पीवीसी क्या है? अभी हमने पिछले ही बात किया था पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्ट, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाफर्स प्लास्टिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गर्म पानी में प्लास्टिक की बोतलें का आकार क्यों बिगड़ जाता है। आप लोग देखते होंगे गर्म पानी में अगर प्लास्टिक की जो बोतल है उसमें गर्म पानी अगर डाल देते हैं तो बोतल का जो आकार है बिगड़ जाता है, यानी कि सेम नहीं रहता। तो गर्म करने से पिघल जाता है, गर्म करने से सिकुड़ जाता है, ठंड करने से पिघल जाता है, या पानी डालने पर फूल जाता है। अब आपका कमेंट तय करेगा कि गर्म पानी में प्लास्टिक की बोतल का आकार क्यों बिगड़ जाता है। क्योंकि गर्म करने पर यह दोस्तों पिघलता है, और पिघलने के कारण इसका आकार क्या होता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक की बोतलें क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं, सॉरी थर्मोप्लास्टिक की, जो गर्म करने पर पिघल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाष्पनशील, ऊष्मारोधक और अग्निपूरक होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाष्पनशील, ऊष्मारोधक और अग्निपूरक होता है? शेलामाइन, मेलामाइन, मेटामाइन या टेटामाइन? कौन सा माइन होता है, नीचे कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाष्पनशील, ऊष्मारोधक और अग्निपूरक होता है, वह हमारा दोस्तों मेलामाइन कहलाता है। जी हाँ, और ये मेलामाइन आप कौन है, ये कोई और नहीं है, ये मेलामाइन वही है दोस्तों जो आपके मिल्क में यानी कि दूध में मिलावट में पाया जाता है। आप देखते होंगे ये वही प्लास्टिक है मेलामाइन, शायद आप जानते होंगे, जो दूध की मिलावट में आता है मेलामाइन। ठीक है, वही आपका यह मेलामाइन है। ठीक है, जो वाष्पनशील होता है, ऊष्मारोधक और अग्निपूरक भी होता है, तो वह आपका मेलामाइन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि कारों, वायुयानों आदि के धातुओं की जगह प्लास्टिक क्यों उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जो कारें होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, और वायुयान हो गए, इनमें अधातुओं की जगह प्लास्टिक क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि धातुओं की अपेक्षा भारी होती है प्लास्टिक, धातुओं की अपेक्षा सस्ती होती है, या धातुओं की अपेक्षा हल्का होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह आपको बताना है कि कारों और वायुयानों की धातुओं की जगह प्लास्टिक उपयोग की जाता है, क्योंकि सस्ती तो होती हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि धातुओं से यह दोस्तों क्या होती हैं, हल्की होती हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि प्लास्टिक जो पात्र है उपयोग करने में आसान क्यों होता है। प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं इनका उपयोग करने में, यूज करने में आसान क्यों होता है कि प्लास्टिक पात्र हल्के होते हैं, आसानी से संभाले जा सकते हैं, मजबूत और सस्ते होते हैं। यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों प्लास्टिक के पात्र उपयोग करने में आसान इसलिए होते हैं क्योंकि ये पात्र हल्के भी होते हैं और ये आसानी से संभाले भी जा सकते हैं। जब हल्के होगा तो उठा के इधर उधर, ठीक है, कर सकते हैं, और मजबूत भी होते हैं और आपके सस्ते भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी आप यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसके बाद 4 5 5 6 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। ये सेशन कंप्लीट होगा और कल फिर नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी आपकी, ठीक है, क्लास कंप्लीट होगी। इसके बाद हम पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और बाल विकास सीडीपी की क्लास जल्दी आपकी शुरू होगी। किन्हीं दो अनिम्नकरणीय पदार्थों को नाम बताइए, यानी कि किन्हीं अनिम्नकरणीय पदार्थों के नाम बताइए। रबड़ के बर्तन, धातु के बर्तन, प्लास्टिक या ए व बी दोनों। यहाँ पे दो, ये बताया ना मैंने, बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किन्हीं दोस्तों यह अम्लीय आपका जो है अनिम्नकरणीय पदार्थों के नाम कौन कौन से हैं, तो वह होता है दोस्तों धातु के बर्तन और प्लास्टिक। ये दो क्या कहलाते हैं, अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक और धातु के बर्तन हो जाएंगे। और दोस्तों प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशों का उपयोग करने का कारण क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशे का उपयोग करने का रीजन क्या है, कि कारण कि हम हमारे जो प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है उससे न करके कृत्रिम रेशा का उपयोग करते हैं। ये कृत्रिम रेशा चिर स्थायित्व होते हैं, इनमें आसानी से उपलब्धता होती है, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, या ए व बी दोनों। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशों का उपयोग करने का कारण यही है कि ये चिर स्थायित्व होते हैं और इनकी उपलब्धता आसानी से हो जाती। तो ये वह बी आप, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृत्रिम रेशों का एक मुख्य हानिकारक गुण बताइए। जी हाँ, कृत्रिम रेशों का एक मुख्य हानिकारक गुण बताना है। गुण हो लेकिन हानिकारक है। ठंड करने पर सिकुड़ जाता है, पानी में डालने पर घुल जाता है, या गर्म करने पर पिघल जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम रेशा होता है इसका मुख्य हानिकारक यही है कि दोस्तों यह क्या है, गर्म करने पर यह भी पिघलता है, ये प्लास्टिक के जैसे ही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन भी यहाँ पे सरोपर ही है। देखिएगा प्रश्न है 22 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नीकरण पदार्थ क्या है। निम्नीकरण जो पदार्थ है वह क्या होता है। वे पदार्थ जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता, वे पदार्थ जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है, वे पदार्थ जिनका मनुष्यों द्वारा अपघटन होता है, या उपयुक्त सभी। तो निम्नीकरण पदार्थ का तो दोस्तों यह होता है कि निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता है और उन्हें अभिघटनशील पदार्थ कहते हैं। निम्नीकरण पदार्थ या अभिघटनशील दोनों चीज़ें सेम है, ये ध्यान देखना है। निम्नीकरण कह दें या अभिघटनशील पदार्थ, ये दोनों नाम सेम है। और वे पदार्थ जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शाकाहारी की मौत नालियों का अवरुद्ध करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है। जो शाकाहारी मौतें हो रही हैं, ठीक है, उनमें जो है नालियों का अवरुद्ध करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, गंदा अपशिष्ट, प्लास्टिक के थैले, इनमें से कोई नहीं। तो शाकाहारी जो जानवर हैं या जीव हैं उनकी मौतें नालियों के अवरुद्ध करने के लिए, नालियों में क्या अवरुद्ध के कारण, तो सभी लोग जानते हैं नालियों में प्लास्टिक के थैले अवरुद्ध के कारण उत्तरदायी होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि अब अभी तक आपने 3R सुना होगा, लेकिन 4R का सिद्धांत बताना है। कि 4R उत्पादन कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, उत्पादन कम करना, पुनः चक्रण, उत्पादन कम करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति। ये चौथा होगा, पुनः प्राप्ति, उत्पादन कम करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। कौन सा 4R का सिद्धांत है। 4R का सिद्धांत दोस्तों यह है कि उत्पादन कम करना, ठीक है, उत्पादन कम करना है, फिर क्या करना है, उत्पादन कम करना है, फिर आपका पुनः उपयोग करना है, और पुनः उपयोग करने के बाद फिर आपका पुनः चक्रण करना है। सी ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्पादन कम करना,
पुनः फिर उसका उपयोग करना, पुनः इस चक्रण में लाना और फिर पुनः उसको प्राप्त करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका मॉक क्वेश्चन है और ये मॉक क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक आपको पता है प्रत्येक अंतिम जो प्रश्न होता है मॉक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्लास्टिक अभिघटनकारी क्यों है। क्योंकि यह एक प्लास्टिक अभिघटनकारी है, क्योंकि यह एक पर्यावरणीय हितैषी है, पर्यावरण शत्रु है, पर्यावरण के अनुकूल है, या इनमें से कोई नहीं। ये मॉक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और मैं कमेंट हर एक का रीड करता हूँ, हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। तो सभी दोस्तों का दोस्तों नमस्कार करता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, और जो ग्रामर की क्लास आएगी जल्दी उससे मिलते हैं। 9 PM में ज़रूर मिलिए ग्रामर की क्लास, क्योंकि ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन पाने के लिए और भाषा में अधिकतम अंक लाने के लिए। तो चलिए मिलते